आपका एक नंबर है ना जो भर सकते हैं इसलिए तो दोनों रखते हैं बाबू, बाद में चलाना पड़ेगा। बाद में तस्वीरें पानीपत के सेक्रेटेरिएट के बाहर से आप लोग लाइव देख रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि बीजेपी का राज और बीजेपी के विधायक सांसद सभी आज धरने प्रदर्शन में। पश्चिम बंगाल का मामला जो बताया जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, उसके बदले आज पूरे देश में बीजेपी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन कोविड के दौरान ये धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करते हैं। तो महिपाल डांडा जी विधायक जी हमारे साथ हैं, अभी प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डांडा जी, पहले तो बताइए आपको उपाध्यक्ष बनाया गया। जी जी। दूसरा ये कि सरकार आपकी, सब कुछ सिस्टम आपका, हरियाणा में क्या जरूरत पड़ेगी इसकी? संविधान बचाने की ज़रूरत तो पूरे देश को है। आज इस देश में एक बहुत बड़ा ऐसा मैं कहूँगा कि दुखद काम हो रहा है कि जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद शपथ लेगी कि मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि सत्यनिष्ठा के साथ ईश्वर की भावनाओं के अनुरूप इस संविधान के अनुसार मैं इस प्रदेश के जनता की सेवा करूँगी। क्या वो इस प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है? उन्होंने तो शपथ लेने से पहले ही इस प्रकार का नंगा मौत का तांडव रचा है कि जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ही रात में 9-9, 10-10 लोगों का कत्ल करवा देना टीएमसी के गुंडों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगातार हिंसा की आग में धकेलना, उनके घरों को फूकना, भाजपा के दफ्तरों को फूकना, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारना, महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं जो आपके सामने आई है निकल के, क्या ये हिंदुस्तान के संविधान की सुरक्षा है? क्या ये हिंदुस्तान के संविधान के अनुरूप है? मैं ऐसे तमाम बुद्धिजीवियों से भी पूछना चाहता हूँ जो 4 दिन पहले संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर बोल रहे थे संविधान मर रहा है, संविधान तार तार हो रहा है। आज वो लोग दिल से बाहर निकले और बताए क्या आज संविधान तार तार हो रहा है या आज संविधान का गौरव बढ़ रहा है। ममता दीदी जो अब से थोड़ी देर बाद शपथ लेने वाली है कि मैं संविधान के अनुरूप काम करूंगी, क्या वो संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं? मैं आप मीडिया के लोग आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक दल की सरकार बन जाए तो उसका मतलब ये है कि दूसरे दल के लोगों का कत्लेआम करना शुरू कर दें? ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? और आप कह रहे हैं कि यहाँ बैठने की जरूरत क्या है? हिंदुस्तान का संविधान तार तार हो रहा है। हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ मरोड़ के एक साइड में फेंकने वाले लोगों के खिलाफ अगर हम जैसे जागरूक लोग, आप जैसे जागरूक लोग नहीं खड़े होंगे तो हिंदुस्तान के संविधान को आने वाले दिनों में ये लोग खिलौना बनाकर खेलेंगे। लेकिन महिपाल जी, केंद्र में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अगर एक प्रदेश में किसी प्रकार की गुंडागर्दी हो रही है और संविधान को लोग मार रहे हैं तो उसके खिलाफ सवाल ये है कि सीधा मामले क्यों नहीं दर्ज किए जा रहे? अगर जो आपको लगता है कोई सबूत हैं, सीधा मामले दर्ज होने चाहिए। तो मामला दर्ज तो प्रदेश की सरकार ने करना करे ना। हम तो वही कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करे। वो मुकदमा दर्ज करने की बजाय वो तो टीएमसी के गुंडों को बचा रही है। लेकिन कांग्रेस के और विपक्ष के ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना के दौरान क्या जरूरत पड़ेगी, कोरोना के बाद ये धरने प्रदर्शन जो है चल जाते हैं, क्योंकि अभी काम कुछ और था। थोड़े दिन पहले तो ये लोग कह रहे थे कि संविधान का नाश हो रहा है, संविधान मर रहा है, संविधान को मार रहे हैं। अब जब संविधान मर रहा है तो अब कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना में हम लोग 5 लोग बैठे हैं, सिर्फ 5 लोग, और 5 लोग भी डिस्टेंस में ही बैठे होंगे। 5 लोग धरने पर बैठे हैं, हमने छठे आदमी को नहीं बिठाया है। 5 लोग धरने पर बैठकर हम अपना एक सिंबॉलिक अपनी बात इस देश की जनता तक, इस प्रदेश की जनता तक और बंगाल की जो सम्मानित मुख्यमंत्री अभी बनने जा रही हैं तीसरी बार, उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप संविधान की रक्षा करिए। आप लोग बिना किसी भेदभाव और बिना किसी पक्षपात के जिसकी आप शपथ ले रही हो उसके अनुरूप काम करके टीएमसी के गुंडों को जेल में डालिए। जेल में डालिए। महिपाल डांडा जी हमारे साथ हैं। अच्छी बात यह है कि आज बीजेपी की बिल्कुल सोशल डिस्टेंस में ये लोग ना सिर्फ 5 लोग बैठे हुए हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं जिला अध्यक्ष कृष्णलाल पवार भी यहाँ पर मौके पर हैं और मीडिया का जमावड़ा जो है लगा हुआ है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णलाल पवार से बातचीत करते हैं कि उनका इस मामले में क्या करना है। पवार साहब, पश्चिम बंगाल का मामला और हरियाणा में प्रदर्शन कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें प्रजातंत्र में
5 साल के बाद चुनाव संभावित हैं, तो पश्चिमी बंगाल में चुनाव हुए और चुनाव दौरान के बीच में ही जो टीएमसी की जो मुखिया ममता बनर्जी ने अनाप शनाप बयान दिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अराजकता फैला रहे हैं, जबकि केयर टेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। लेकिन जैसे बहुमत सिद्ध हुआ उसके बाद बौखलाहट में, क्योंकि खुद अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव हार गई और भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से इतनी भारी सीटें ली, उस बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों में आगजनी कराई, घर तोड़ फोड़ कराई, हत्याएं कराई। तो इसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धरना दिया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिन के लिए पश्चिमी बंगाल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज बयान अखबारों में आया है कि इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सीबीआई की मांग भी करेंगे। उसके विरोध में आज ये धरना है, प्रदर्शन है। डॉक्टर साहब, ये सारे काम कोरोना के बाद भी हो जाते हैं, लोगों का ये कमेंट है, लोगों का कहना है जितनी शिद्दत से आप काम कर रहे थे कोरोना के लिए, लेकिन राह भटकी, आप इधर आ गए। कुलवंत जी, एक जिम्मेवार कार्यकर्ता और एक जिम्मेवार नागरिक, मैं ये मानती हूँ कि हर भूमिका को निभाता है। आज 2 घंटे का ये जो धरना है और उसमें भी बैठकर हम लगातार, अगर किसी की कोई भी समस्या है तो वो भी मेरा फ़ोन जो है लगातार चल रहा है। सारी व्यवस्थाओं में कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। तो इसलिए आज अगर मेरे बंगाल में मेरा कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, उसका घर जल रहा है, उसका घर तोड़ा जा रहा है, उसका कार्यालय तोड़ा जा रहा है, महिलाओं को भी बख्शा नहीं जा रहा, तो आज मेरी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ भी खड़े हों। और जो आपका ये सवाल है कि कोविड की गाइड, सबसे पहली बात कि हम सारी कोविड की गाइडलाइंस भी पालना कर रहे हैं। केवल 5 कार्यकर्ता आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस टाइम हमारे बैठे हुए, और साथ ही साथ चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे मंत्री जी हैं, सब बैठ के उन मरीजों की भी चिंता कर रहे हैं। जितने भी फ़ोन जिसके पास आ रहे हैं वो भी सारी की सारी हम समस्याओं का निदान कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पानीपत वासियों को एक खुशखबरी भी देना चाहती हूँ कि 10 तारीख तक जो है हमारा रिफाइनरी का हॉस्पिटल बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। और उस हॉस्पिटल की सबसे खास बात ये होगी कि वो ऑक्सीजन सोर्स के बिल्कुल साथ है। तो जो हम जितनी भी ऑक्सीजन हमारे मरीजों को चाहिए होगी वो वहाँ से हमें डायरेक्ट यूं की यूं मिल जाएगी। तो हमें जितनी भी कठिनाइयाँ आज बढ़ते हुए संख्या की वजह से आ रही हैं, वो सारी कठिनाइयाँ हमारी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। और आपके चैनल के माध्यम से आज मैं बंगाल की मुख्यमंत्री से एक सवाल भी करना चाहती हूँ कि एक बहन हमेशा रक्षक की भूमिका में होती है। बंगाल की जनता ने आपको तीसरी बार वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया है। एक मुख्यमंत्री हमेशा पिता की भूमिका में भी होता है कि वो अपने प्रदेश के हर एक वासी की, चाहे उसने उसको वोट दिया या नहीं दिया, सपोर्ट किया या नहीं किया, हर एक वासी की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की होती है। और आप तो आज एक पिता की भूमिका में भी हो और दीदी हो, बहन की भूमिका में भी हो। तो एक बहन जो है वो हमेशा रक्षक होती है। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है कि वहाँ पर बहनों की माथे का जो सिंदूर उजड़ रहा है, और सिंदूर तो उजड़ ही उजड़ रहा है, साथ ही साथ बहनों पर भी हिंसक घटनाएं लगातार वहाँ पर हो रही है। किसी भी भाजपा कार्यकर्ता की जान माल आज सुरक्षित नहीं है। तो मैं आज बंगाल की मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आप पिता की भूमिका में हो, बहन की भूमिका में हो, रक्षक की भूमिका में आपको वहाँ की जनता ने बनाया है, तो आप कृपया बंगाल की जनता की रक्षा कीजिए। एक रक्षक भक्षक नहीं हो सकता। ये बातें ठीक है, अच्छी बात आप कर रहे हो, संविधान में लिखा हुआ है। दूसरी बात, क्योंकि इंडिविजुअल जो ऑक्सीजन की बात आ रही है, आप देख भी रहे हो, आपके पास तो फ़ोन आ रहे होंगे, आपके नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं बार बार। वो इंडिविजुअल जब बात की जाती है, जो आपने नंबर दिए, अगर सीएमओ के पास जाएं या एसडीएम के पास जाएं, वहाँ तक आम आदमी की पहुँच नहीं है, सीएमओ तक पहुँच नहीं, उसके लिए कुछ खास है? क्योंकि ज़्यादातर हाँ कुलवंत जी, मेरी सभी पानीपत वासियों से आपके चैनल के माध्यम से ये एक प्रार्थना है कि ये एक ऐसी महामारी है जिसका संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पूरे देश में ऑक्सीजन की एक लिमिटेड सप्लाई है, और वो उस हिसाब से जितनी पानीपत को लौट हुई है वो पानीपत में भी आ रही है। हम सबको इसके लिए अपनी अपनी भूमिका आज अदा करनी है। और एक पानीपत वासी की सबसे बड़ी भूमिका जो है आज वो ये है कि वो पहली बात अपने घर में रहे,
अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो वो घर से बाहर ना निकले। अगर वो घर से बाहर निकलता भी है तो मास्क जरूर लगाए, दूरी बना के रखे, हाथ बार बार धोते रहें। ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? ऑक्सीजन की जहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ, 10 तारीख को हमारा 500 बेड का हॉस्पिटल भी तैयार हो जाएगा और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार नए ऑक्सीजन के प्लांट्स कैसे स्थापित हों उसकी भी चिंता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष में से ऑक्सीजन के नए प्लांट्स, जहां से जो भी व्यावसायिक ऑक्सीजन थी उसको मेडिकल ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट करा जाए उसकी भी चिंता कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये पूरी की पूरी, आज पानीपत को जो है 7-7.5 मीट्रिक टन, पहले 5 मीट्रिक टन थी, अब उसकी 7.5 मीट्रिक टन हो गई है। आपने पिछले दिनों देखा होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बाय एयर खाली कंटेनर जो है वो भुवनेश्वर भेजा था और वोट जारी की सारी ऑक्सीजन अब बाय ट्रेन हरियाणा में पहुंच रही है। तो हमारे सभी अधिकारी, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हर व्यक्ति हर तरीके से चिंता करने में लगा हुआ है। लेकिन आज हम सबकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम और किसी की चिंता ना करते हुए केवल अपनी चिंता तो कर सकते हैं। हम बिना बात के मोटरसाइकिल, गाड़ी उठाकर सड़क पर ना निकलें। जब तक जरूरी ना हो हम घर से बाहर ना निकलें, हम अपनी चिंता कर लें, हम अपने परिवार की चिंता कर लें और जितनी भी प्रशासनिक चिंता है वो हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और जिसको भी अगर किसी तरीके की भी समस्या आती है तो वो इधर उधर ना भागकर तुरंत सिविल हॉस्पिटल में जाए। हमारे वहाँ पर 100 बेड इस टाइम चल रहे हैं, 4 वेंटिलेटर भी इस टाइम चल रहे हैं और पूरी की पूरी तरीके से जितनी मदद हम हो सकती है सब लोग कुलवंत जी कर रहे हैं। आपने हेल्प डेस्क लगाया तो उसका क्या रहा? हेल्प डेस्क को उठा जो हेल्प डेस्क आपने लगाया, हमारा 3-4 दिन हेल्प डेस्क ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके बाद हेल्प डेस्क पे 4 बच्चे तो बैठ ही रहे थे, लेकिन कभी कभी 1-2 साथी और भी आ जाते थे। तो जैसे ही लॉकडाउन लगा हमें उसकी परमिशन नहीं मिली, तो अगले दिन से लॉकडाउन लगने तक वो हेल्प डेस्क लगा रहा, लेकिन उसके बाद जो है वो हमें वहाँ से मजबूरन हटाना पड़ा। ठीक है मेयर मैम, थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे हरियाणा में जो ये प्रदर्शन हो रहा है, पश्चिम बंगाल की जो हिंसा सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? वैसे आपको सबने बता दिया और मैं भी यही महसूस कर रही हूँ और मेरे को भी यही लगता है कि ये जो भी वेस्ट बंगाल में हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था और हिंसा को उन्होंने बढ़ावा दिया है। तो उस चीज़ का विरोध करने के लिए आज पूरे भारत के अंदर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 5 कार्यकर्ता जो है अपने अपने ज़िले में प्रदर्शन दे रहे हैं और इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया है और बहुत गलत हुआ है। गलत हुआ ये अच्छी बात सिर्फ बीजेपी की आज ये है कि कोविड की गाइडलाइंस के हिसाब से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सवाल विपक्ष भी लगातार उठा रहा है कि कम से कम आज ये धरना प्रदर्शन ना करते। तो ये लाइव तस्वीरें पानीपत के सेक्रेटरीट के बाहर से आप देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। पल पल की अपडेट जो हम लोग आपको देते रहेंगे। नमस्कार।